हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मोहित एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो वाला पार्ट में ये पढ़ाया गया है कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं एवं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़े। फिर इसके बाद हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताएं। उसमें ये भी जाने कि 7 प्रकार के टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उन सातों क्रिस्टल सिस्टम में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं जिसे हम ब्रेव लैटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उन सातों क्रिस्टल सिस्टम में जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो हम आज क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूरे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घनीय एकक कोष्ठिका के विश्लेषण। तो आइए देखते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनीय एकक कोष्ठिका के विश्लेषण। तो समझते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं कि घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है उनके अव्ययी कणों, उनके उसमें उपस्थित अव्ययी कणों के स्थिति के आधार पर घनीय एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है प्रिमिटिव, जिसको बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण जो होते हैं वो सिर्फ इनके कोने पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, इनमें जो होते हैं जो अव्ययी कण है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होंगे, तो उसको बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एससीसी। नेक्स्ट जो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो बोलते हैं, इसका नाम से भी परिचित है कि इस प्रकार के घनीय एकक कोष्ठिका में कोने के अलावा इनके केंद्र पर स्थित होते हैं। इनके जो अव्ययी कण होते हैं इनके कोने के अलावा इनमें केंद्र के पर भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार के इनके कोष्ठिका में अव्ययी कण जो होते हैं प्रत्येक कोने के अलावा इनके फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। यानी बोले तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है वो सिर्फ कोने पर तो रहबे करेगा, कोने के साथ साथ इनके जो फलक है उन फलक के प्रत्येक केंद्र पर स्थित होता है। जितना भी इनका फलक के केंद्र है वो 6 फलक होता है, तो 6 फलक के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी। ठीक है, तो ये थे घनीय एकक कोष्ठिका के कुछ प्रकार। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो आज पढ़ने वाले हैं घनीय एकक कोष्ठिका का पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं और कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। तो देखिए एक करके हम इसको कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ेंगे प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु, मतलब बोल सकते हैं कि पर यूनिट सेल में कितने एटम का इसमें योगदान है, कितने परमाणु का योगदान है, वो चीज पढ़ने वाले हैं। यानी बात करें तो ये पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं जेड से। मतलब जेड डिनोट करेगा कि इस यूनिट सेल में कितना टोटल परमाणु का योगदान हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अव्ययी कण के जो यूनिट सेल में जो अव्ययी कण है उनका लोकेशन को देखते हैं कि किस कहाँ वो स्थित है और उनका कितना कंट्रीब्यूट, कितना इनका योगदान हो रहा है एक यूनिट सेल में, उसको से गुना करके टोटल की स्थिति को यदि जोड़ देते हैं तो इसका प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या निकल जाता है, जेड का मान निकलता है। नेक्स्ट बार में समझेंगे कि इसके किनारे, मतलब ये जो एकक कोष्ठिका है इसके किनारे अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित है इनके जो त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, मतलब इनके अव्ययी कणों की जो त्रिज्या है और किनारा की लंबाई के बीच क्या संबंध है, इस चीज को देखने वाले हैं। मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड इज लेंथ को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में जो हम समझेंगे संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहते हैं, इसको पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार संकुलन दक्षता का मतलब होता है कि कोई भी अव्ययी कण है, ठीक है, तो उस यूनिट सेल में कितना स्थान घेर रहा है। ठीक है, उस यूनिट सेल के सापेक्ष में वह कितना स्थान घेर रहा है, वो जितना स्थान घेर रहा होगा उसी को बोलते हैं संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी कहा जाता है। और परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए एक परमाणु जितना स्थान घेरता है, ठीक है, मतलब जितना मतलब टोटल परमाणु जितना उसमें अवेलेबल है, उन परमाणुओं के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं। अब एक यूनिट सेल का जो मतलब वॉल्यूम है
उसको नीचे लिख करके 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनका परसेंटेज निकल जाता है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, मतलब बोले तो कोई एग्जाम होता है तो उसमें जो आपका मार्क्स आता है, तो टोटल मार्क्स जैसे 500 का टोटल मार्क्स है तो उसको नीचे लिखते हैं। तो उस मार्क्स में यदि आता है आपका 400 आया तो 400 ऊपर लिखेंगे गुणे 100। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। तो इसी का बस वही है कि टोटल जो इसमें स्थान है वो वोल यूनिट सेल का जो स्थान होगा। ठीक है, और उस यूनिट सेल में जितना परमाणु अवेलेबल है उसका द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से परसेंटेज निकाल दो। नेक्स्ट बार में जो समझने वाले हैं एकक कोष्टिका का घनत्व, एक मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए घनत्व जैसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी है, मतलब डेंसिटी निकालने के मास ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो यूनिट सेल का घनत्व हमको निकालना है तो यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, उसको लेकर के उसके जितना आयतन नीचे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस तरह से हम निकालने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो इसका द्रव्यमान मतलब इसकी मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके लिए जैसे होता है कि जैसे इसका मास भी निकालना है तो यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालना है तो यूनिट सेल का जो द्रव्यमान होगा उसमें उपस्थित अव्ययी कणों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो उन अव्ययी कणों के द्रव्यमान किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम एक नंबर के रूप में मतलब 1 2 3 परमाणु ऐसे होंगे। ठीक है, लेकिन जो हम मोलर मास पढ़े हैं वो पूरा 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान है। तो जो मोलर मास होगा उसको यदि Na से डिवाइड कर देंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, Na मतलब इसके जो अवगाद्रो नंबर होता है उससे भी डिवाइड करेंगे तो एक परमाणु के द्रव्यमान निकलेगा। तो जो भी इसमें परमाणु होगा वो Z है, तो Z गुने M मतलब मोलर द्रव्यमान। अब इसको Na से डिवाइड कर देंगे तो उस पर जितना परमाणु है उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। और फिर AQ से मतलब AQ मतलब इस एकक कोष्टिका के वॉल्यूम हो गया AQ। ठीक है, यदि इसका एज लेंथ है तो ये घन है तो इस तरह से इसका AQ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि निकालते हैं तो इसका आयतन निकल जाता है। अब ये जो बड़े जो द्रव्यमान है तो इस तरह से घनत्व निकालते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे इस तरह से मिलता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, और जो लास्ट में समझने वाले हैं वो उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी जैसे क्रिस्टल है, ठीक है, तो उनमें जो अव्ययी कण है वो बहुत सारे अव्ययी कण होते हैं। ठीक है, तो वो जो अव्ययी कण है वो एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं, एक दूसरे को टच करता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक परमाणु जो है या एक अव्ययी जो कण है वो कितने अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है, इसी को बोलते हैं उप संयोजन संख्या। यानी एक परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श रहते हैं, जितने अन्य परमाणु से स्पर्श रहेंगे उसी को बोलते हैं उप संयोजन संख्या। तो आइए हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बार में हम पढ़ते हैं सरल घनीभूत कोष्टिका के बारे में, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कि इस प्रकार के जो है इसको दूसरा आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार के एकक कोष्टिका में सिर्फ अव्ययी कण कहाँ होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर पर ही स्थित होते हैं, सिर्फ कोने, प्रत्येक कोने पर स्थित हैं। तो देखिए इसके लिए प्रत्येक कोशिका में परमाणु निकालने के सबसे समझेंगे कि यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ एटम है वो 8 है, मतलब सिर्फ 8 ही कोना पर स्थित है। तो यहाँ से Z निकालने के लिए क्या देखेंगे कि लोकेशन ऑफ एटम मतलब 8 जो है इनका लोकेशन है, अब इनका पार्टिसिपेट जो उस पर हो रहा है एक यूनिट सेल में 1/8 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यदि निकालिएगा तो 1/8 हुआ। जैसे इस तरह से देख सकते हैं, कॉर्नर पर 1/8 इसलिए क्योंकि पहले ही बता चुके हैं इनके जो अव्ययी कण होते हैं इनके कॉर्नर के जो होते हैं एकक कोशिका जो कॉर्नर होते हैं उस कॉर्नर पर इसके अव्ययी कण का सेंटर होता है। तो एक यूनिट सेल में यदि देखा जाए 3D एनिमेशन के साथ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब 1/8 उनका पार्टिसिपेट हो रहा है 1 यूनिट सेल में। तो उनका पोजीशन 8 है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 8 × 1/8 × 1 एटम। तो बोल सकते हैं बराबर 1 एटम आ गया, तो बोल सकते हैं कि 1 एटम पर यूनिट सेल फॉर SCC। मतलब SCC के लिए एक परमाणु मतलब प्रति एक कोशिका में कितना है, एक परमाणु उपस्थित रहेंगे। ठीक है, आगे इनका एक परमाणु का योगदान हो रहा है। आगे आप पढ़ने वाले हैं मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड इज लेंथ। ठीक है, मतलब इसके किनारा और इसके कणों की त्रिज्याओं के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको हम मान निकालते हैं। तो देखिए इस चीज को हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं अब प्रत्येक कॉर्नर वाला जो होते हैं एक दूसरे के साथ स्पर्श रहता है। ठीक है, प्रत्येक इनके
बोलते हैं एज पर, मतलब किनारे पर प्रत्येक जो अव्ययी कण है वो दूसरे को स्पर्श में रहता है। ठीक है, तो इसको जानते हैं कोई भी अव्ययी कण है तो एक समान प्रकार के क्रिस्टल में एक समान होते हैं उनके अव्ययी कण, उनके साइड से। तो इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी रेडियस होगा r, ठीक है, यदि r को यहाँ पर इसका रेडियस r मान लेते हैं अव्ययी कणों को, अब इसका भी r मान लेते हैं, तो इनके जो भुजा है, मतलब बोल सकते हैं कि जो इज लेंथ है उसको a माना गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो इसका r है यहाँ पे r है, ठीक है, तो a बराबर पूरा यहाँ से यहाँ तक के a का लंबाई हो गया, तो a इक्वल टू 2r, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी रेडियस और इसकी रेडियस टच है, ठीक है, तो टोटल तोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, तो 2r मतलब a, तो a बराबर 2r, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम a और r के बीच संबंध निकालते हैं। आगे है संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता है संकुलन क्षमता, ये पहले भी बता चुके हैं। ये जो होती है किसी यूनिट सेल में जो टोटल अव्ययी कण है उनके द्वारा घेरे गए स्थान, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन देखिए निकालने की सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके वॉल्यूम निकालेंगे, इस एटम का वॉल्यूम। देखिए एटम का वॉल्यूम मतलब जो अव्ययी कण है उनका वॉल्यूम, तो r यहाँ पे जो है वो उनका रेडियस है। तो एक प्रकार की बोल सकते हैं कि ये जो अव्ययी कण है गोल है, गोलाकार है, तो इसलिए गोले के जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो आयतन होता है, इस तरह से होता है 4/3 πr³। तो बस उसी को फार्मूला को यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पर जेड के मान, ताकि हम देखेंगे टोटल इसमें जो है अव्ययी कण कितना है, तो टोटल अव्ययी कण इसमें 1 है, तो 1 गुने 4/3 πr³। अब नीचे जो होगा यूनिट सेल का आयतन, ठीक है, तो नीचे एक से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके जो टोटल मान आता है यहाँ पे पाई का मान रख करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आता है 52.3%। तो 52.3% जो होता है SCC मतलब सरल घनीय एकक कोशिका के संकुलन दक्षता होती है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, तो 52.3%, ठीक है। तो इस तरह से आया। नेक्स्ट बार में हम देखेंगे एकक कोशिका का घनत्व, मतलब SCC का कितना घनत्व है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये जो फार्मूला है घनत्व के लिए, ठीक है, तो वही फार्मूला पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो ये जो है जैसे Z इंटू एम, इसका मोलर मास है, ठीक है, Na जो है वो इसकी एक मतलब हो सकता है कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जिसकी मान 6.022 × 10⁻23 ये मान होती है। तो बस उसी को मान यहाँ पे पुट करते हैं निकालने के लिए। तो पहले Z बराबर 1 होता है, A बराबर 2r यहाँ से आया है, ठीक है, तो एक जगह पर हम r के फॉर्मूला लिखेंगे ताकि ठीक है, तो इस तरह से मतलब कैलकुलेशन में आसान हो। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि Na जो होगा बोल सकते हैं कि Na मतलब एक है एवोगाड्रो नंबर, तो इस तरह से वही मान उसको छोड़ देंगे, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में उसको पुट कर देते हैं, मान निकालना होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूला से हम बैठा करके निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से निकालने से इसका एकक कोशिका घनत्व निकल जाता है। नेक्स्ट बार में जो है इसका उपसंयोजन संख्या, देखिए उपसंयोजन संख्या पहले ही बता चुके हैं कि एक अव्ययी कण अन्य कितने परमाणु मतलब कितने अन्य अव्ययी कणों के साथ स्पर्श करता है, ठीक है, इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे अब उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए देखते हैं कि इस प्रकार के जो क्रिस्टल के जो अव्ययी मतलब एकक कोशिका में अव्ययी कण होते हैं, प्रत्येक किनारे पर जो होते हैं एक अव्ययी कण मतलब प्रत्येक जो कॉर्नर पर होते हैं, तो उनके कॉर्नर पर अन्य जो एकक कोशिका के जो अव्ययी कण होते हैं वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6 प्रकार के इनके अव्ययी कण टच रहते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से इमेजिंग कीजिएगा कि यदि मान के चलते हैं कि एक कॉर्नर पर यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर अलग प्रकार की यूनिट सेल ऊपर भी होगा, इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा, तो इसके जो भी अन्य यूनिट सेल का जो कॉर्नर पर स्थित अव्ययी कण है एक दूसरे के साथ स्पर्श रहता है। इसी प्रकार से 6 प्रकार के अव्ययी कण एक अव्ययी कण के साथ स्पर्श करता है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से उपसंयोजन संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट बार में जो निकालने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं अंतः केंद्रित घनीय कोशिका के बारे में। तो देखिए अंतः केंद्रित घनीय कोशिका के बारे में पहले बता चुके हैं कि इनमें जो अव्ययी कण होते हैं कोने के अलावा इनके केंद्र पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के इसको हमको जैसे प्रत्येक कोशिका में परमाणु की संख्या निकालने के लिए, Z के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर लोकेशन ऑफ एटम देखते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ एटम मतलब है वह
8 कोने पर है, कॉर्नर पर, और 1 बॉडी सेंटर पर। तो 8 जो है बॉडी सेंटर पर, इसलिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जेड का मान निकालने के लिए 8 लोकेशन है और कितना पार्टिसिपेट है, तो 1/8। तो 8 गुने 1/8 प्लस 1 इंटू 1, देखिए 1 जो है तो पूरा पूरा इसका योगदान हो रहा है बॉडी सेंटर पर, इसलिए बोल सकते हैं 1 इंटू 1, मतलब एक कण है और पूरा पूरा योगदान है तो 1 से गुना करेंगे, इसलिए इसका मान 1। तो 1 प्लस 1 इंटू 2, मतलब बोल सकते हैं कि 2 एटम पर यूनिट सेल, मतलब 20 सीसी के लिए क्या होगा कि 2 एटम जो होता है वह एक यूनिट सेल में उपलब्ध रहेगा। इसका योगदान 2 होता है, 2 परमाणुओं का। तो यहाँ पर नेक्स्ट बार में जो है इनके जो है इनके अव्ययी कणों के जो रेडियस और इनके इज लेंथ के बीच क्या संबंध है उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए एक बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे निकालेंगे कि इस प्रकार के जो यूनिट सेल में जो होते हैं इनके केंद्र पर स्थित है अव्ययी कण और कोने पर है। तो इसको इस तरह देखने में ये जो अव्ययी कण एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, मतलब ये जो है इनके कॉर्नर पर स्थित जो है अव्ययी कण अब इस कॉर्नर पर है, इस जो बॉडी डायगोनल के अलोंग जितना भी कण होंगे एक दूसरे के साथ स्पर्श करता है, मतलब टच करता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एटम टचिंग अलोंग बॉडी डायगोनल इन बीसीसी, मतलब देख सकते हैं इस जगह पर बॉडी डायगोनल पर अलोंग इनके कण जो होते हैं दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इस अव्ययी कणों का रेडियस r माने, अब यहाँ भी r माने, देखिए r इस प्रकार से 4r हो जाएगा, ठीक है। तो 4r हुआ होगा तो मतलब बोल सकते हैं कि बॉडी डायगोनल बराबर हम 4r लिख सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है √3 ये होता है, ठीक है। ये पहले ही पाइथागोरस थ्योरम से निकलिएगा। तो बॉडी डायगोनल का जो मान आता है यदि a इसका एज लेंथ है तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसकी जो डायगोनल होगा √3 है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो इसकी r के टर्म में आया है 4r, तो 4r इक्वल टू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉडी डायगोनल के लॉन्ग इनके जो वेहिकल है दूसरे के साथ स्पर्श करता है, टच करता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिख करके यहाँ से यदि r के मान निकालेंगे तो √3/4 a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर a के मान 4/√3r, इस तरह से a के मान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बार में जो निकालना है संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी निकालना। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए पहले भी बता चुके हैं कि इसके जो भी अव्ययी कण जितने हैं उनका आयतन और इनके कोशिका का आयतन। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो अव्ययी कण है z बराबर 2 आया है, ठीक है। तो z बराबर जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पर हम z की जगह पर 2 लिख दिए, और जो इसका गोले के जो भी आयतन होता है वो मान लिखेंगे। और यहाँ पर जो a है, a जो है a को हम लिखेंगे r के टर्म में, ताकि r और r कैंसिल हो जाए, तो इस तरह से कैंसिल होकर और पूरा जो पाई के मान रखने पर, ठीक है। तो टोटल जो कैलकुलेशन करके मान आता है वो 68% आता है, 68% आ जाता है। तो ये है संकुलन दक्षता, बोल सकते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन दक्षता होता है 68%। तो ये आप याद रखिएगा सब मान, ठीक है, जो आगे न्यूमेरिकल में सब काम आने वाला है। नेक्स्ट बार में सर वो इसी निकालेंगे, ठीक है, एकक कोशिका का घनत्व, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो पहले जो निकालते हैं z का मान यहाँ पर रखना है, तो z बराबर 2, a बराबर 4/√3r, ठीक है। तो इस तरह से मान यहाँ पे रखें और घनत्व निकल जाएगा बीसीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसी मान निकलता है। अब नेक्स्ट बारे में देखने वाले हैं उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बस वही कि ये जो एक अव्ययी कण कितने अन्य अव्ययी कणों को स्पर्श करता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि सेंटर को देखिएगा, सेंटर पर के अव्ययी कण जो होते हैं इनके अन्य जो 8 जो इनके कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर पर स्थित अव्ययी कणों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 होगा। देखिए जो इस प्रकार के जो यूनिट सेल में यदि क्रिस्टल है तो उन प्रत्येक कण जो होते हैं वो 8 अन्य कणों के साथ स्पर्श करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो है तो इसके बोले थे कि इस कोई क्रिस्टल में वो जो मतलब इस प्रकार जो यूनिट सेल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी मतलब कण देखिएगा तो अन्य 8 कणों को स्पर्श करता है, ठीक है, बीसीसी के लिए। तो इसलिए बीसीसी के लिए जो यूनिट सेल में होगा उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 1 होगा, 8 होगा, उपसंयोजन संख्या। नेक्स्ट बार में जो देखने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के बारे में। तो देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो है इसको कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से पहले बता चुके हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो अव्ययी कण होते हैं प्रत्येक कोने के अलावा इनके फलक के केंद्र पर होता है,
तो अब इसका देखते हैं कि कोने पर का जो योगदान होगा वो 1/8 होगा। अब फलक केंद्र पर जो स्थित होते हैं तो वो कण जो होते हैं हाफ जो रहता है इसके अब मतलब यूनिट सेल में होता है और हाफ बाहर रहता है, यानी ये 1/8 सेंटर पर फलक केंद्र पर देखेंगे एक अवयवी कणों का फलक केंद्र वाला पर, तो ये इनका 1/2 इनका योगदान होता है यूनिट सेल में। तो इसलिए यहाँ पे लोकेशन ऑफ एटम पहले लिखेंगे तो यहाँ पर 8 गो तो कोना पर होंगे, अब इनके 6 फलक होते हैं तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ जो 8 गो कोने पर और 6 फलक फेस सेंटर पर है। तो इसके लिए जेड के मान निकालने के लिए पहले हम कॉर्नर वाला को देखेंगे तो 8 × 1/8, क्योंकि 8 गो यहाँ पोजीशन है और पार्टिसिपेट 1/8 हो रहा है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करके आया कितना मान 4, तो बोल सकते हैं कि 4 एटम पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी, मतलब एफसीसी के लिए 4 जो परमाणु होंगे इसका पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब 4 परमाणु टोटल इसमें होते हैं। नेक्स्ट बार में जो देखने वाले हैं इसमें जो R और A के बीच क्या रिलेशन है, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो फलक केंद्र पर जो स्थित जो फलक केंद्र जो घनीय कोशिका है उनमें जो अवयवी कण होते हैं किसी भी फलक के डायगोनल के अलोंग अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करता है, टच करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एटम टचिंग अलोंग फेस डायगोनल, मतलब फेस डायगोनल जो होते हैं फलक विकर्ण कहते हैं, तो वे जो उनके अवयवी कण एक दूसरे के साथ फलक विकर्ण पर मतलब एक दूसरे को स्पर्श करता है, टच करता है। तो लिखे हैं एटम टचिंग अलोंग फेस डायगोनल। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फेस डायगोनल है तो एक दूसरे के साथ जो है अवयवी कणों जो है इस तरह से, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो इस तरह से तो ये जो अवयवी कण है तो देख रहे हैं कि दूसरे के साथ क्या करने हैं, स्पर्श कर रहा है किसी भी फेस डायगोनल पर। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, तो 4R यहाँ हो जाता है। 4R इक्वल टू फेस डायगोनल का मान होता है √3 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं 4R इक्वल टू √3 है। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर A बाय, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो √3 कटा देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 4/A/2√2। अब A इक्वल टू 2√2R। ठीक है, तो ये ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट बार में जो देखेंगे इसका संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, एक एटम का वॉल्यूम, ठीक है, तो एक एटम का वॉल्यूम लिखें। फिर इसके बाद यहाँ पर एक एटम का वॉल्यूम नहीं, जो इन जितना एटम है उसका टोटल जो एटम है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4, इसमें Z बराबर 4, यानी इसमें 4 गो परमाणु है तो 4 इंटू इनके जो आयतन होता है परमाणु को इस तरह से लिख दिए R के फॉर्म में। अब इसका एक क्यू इनके कोशिका का आयतन हो गया, इस तरह से गुणे 100 तो परसेंटेज का निकाल गया। पैकिंग एफिशिएंसी के पूरा इस तरह से कैलकुलेशन करके पाई के मान पुट करके इस तरह से आता है 74%, यानी बोल सकते हैं कि एफसीसी के लिए 74% जो होता है वो संकुलन दक्षता है, सबसे ज्यादा होता है एफसीसी में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, तो इस तरह से इसका संकुलन दक्षता निकलेगा। और नेक्स्ट बार में जो निकालेंगे इनके डेंसिटी, तो डेंसिटी बस वही फॉर्मूला आपको यूज करना है कि यहाँ पर Z बराबर 4, अब A बराबर कुछ ऐसा आया मान √2R, तो यहाँ पर बस उसी को मान पुट करके अब यहाँ पे मान घनत्व उसका निकाल देंगे एफसीसी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में जो निकलेगा उपसंयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए किसी भी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कोई भी अवयवी कण होते हैं, आप देख सकते हैं कि इनका यदि एक अवयवी कण को देखें तो 12 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। देखिए 12 इनके जो भी फलक देख सकते हैं कि एक यहाँ पे यूनिट सेल की बात देखें तो इस परमाणु के यदि देख रहे हैं तो जो इसके जो बगल में यूनिट सेल है इनका परमाणु जो फेस सेंटर पर होंगे तो देख सकते हैं कि देखिए इनके जो जिस तल पर है पहले उनमें 4 गो अन्य जो कोने पर स्थित है उनसे स्पर्श करता है, और इस यूनिट सेल के जो फलक केंद्र पर इसके अलोंग है उसको 4 गो उसको स्पर्श करेगा। अब इधर वाला जो यूनिट सेल है उसको जो फलक केंद्र पर स्थित है, ठीक है, चारों इस तरह से चारों, तो इस प्रकार से उसको 4 गो टच किया, तो इस तरह से 4 गो इसमें, अब 4 गो इसमें है। अभी जो जिस तल में है जिस फर्स्ट फेस सेंटर पर उसके कॉर्नर वाले प्रत्येक परमाणु इस पे टच रहता है। इस प्रकार से 12 गो इनके अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 12। ये था कोशिका का विश्लेषण, और नेक्स्ट बार में हम लेकर आने वाले हैं इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो इसके बाद जो हम करेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल बोलता है कि जो पहला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोशिका में उपस्थित परमाणु की
संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, परमाणु या अव्ययी कणों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं उस चीज को देखा। तो पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर बोल रहा है फलक केंद्रित घनीय कोशिका यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कह रहा है बात, यानी एफसीसी के। तो एफसीसी के बारे में लोकेशन निकालने के लिए हमको पता है कि जो फलक केंद्रित घनीय कोशिका में जो अव्ययी कण होते हैं वो कोने के अलावा उनके फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि लोकेशन ऑफ जो फॉर एफसीसी के लिए बात करें तो 8 जो अव्ययी कण होंगे इनके कॉर्नर पर होंगे, कोने पर होंगे, और 6 जो होते हैं 6 मतलब 6 जो अव्ययी कण होते हैं उनके फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, इसलिए लिखे 6 मतलब एफसी मतलब उसके फेस सेंटर पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो 8 कोने पर स्थित अव्ययी कणों का एकक कोशिका में कितना योगदान होगा इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 कोने पर उपस्थित है, लोकेशन उसका 8 हो गया, और एक कोने पर जो अव्ययी कण है उनका कितना योगदान है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं 1/8 योगदान होता है कोने पर के। यहाँ पर लिखेंगे 8 गुने 1/8। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन करके मान आया हुआ 1 आया, मतलब एक परमाणु जो होंगे वो टोटल कोने पर उपस्थित अव्ययी कणों का योगदान होगा। फिर 6 जो अव्ययी कण है उनके फलक केंद्र पर होते हैं, तो 6 फलक केंद्र पर उपस्थित अव्ययी कणों का एकक कोशिका में क्या योगदान होगा, तो बराबर लिखते हैं कि 6 उनका लोकेशन है। ठीक है, और उनका जो जो फलक केंद्र पर उपस्थित अव्ययी कणों का यूनिट सेल में योगदान जो होता है 1/2 होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर 6 × 1/2, इसका यदि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 परमाणु टोटल हुआ जो फलक केंद्र पर उपस्थित अव्ययी कण है उनका कुल जो योगदान होता है एकक कोशिका में वह 3। ठीक है, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक पूरे जो कोने पर मिला करके टोटल जो आ रहा है उनका योगदान 1 हो रहा है, और फलक केंद्र पर उपस्थित अव्ययी कणों का योगदान 3 है। इसलिए प्रत्येक कोशिका में कुल परमाणु की जो संख्या होगा 1 + 3 = 4 परमाणु, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो अव्ययी कण कुल होते हैं उनका योगदान होता है वो 4 होते हैं, ये पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल रूप में मिलता है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वो देखिए बोलता है कि यदि 3 तत्व ए बी तथा सी, ठीक है, कोई भी तत्व है, एक 3 तत्व है ए बी तथा सी रॉक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब ये तीनों तत्व मिल करके कोई एक मतलब एक जालक बनाते हैं, घनीय ठोस जालक क्रिस्टलीकृत रूप में व्यवस्थित है, जिसमें ए परमाणु के कोण मतलब ए जो है ए परमाणु जो है, ठीक है, ए तत्व का जो परमाणु है वो कोने पर स्थित है, अब बी परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, तत्व के जो बी परमाणु है वह घन के केंद्र पर उपस्थित है तथा सी परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी यहाँ पर यौगिक का सूत्र निकालना है कि ये जो भी ठोस है ये जिन तत्वों से बना है तो वो उनकी एक क्रिस्टलीकरण उनकी पोजीशन निकाल करके उनका कितना योगदान हो रहा है एक यूनिट सेल में, उसको लेकर के हम यहाँ पे उनकी संख्या निकाल करके यहाँ पे उसका सूत्र निकाला जाता है। तो पहले इनका लोकेशन की बात करें तो ए परमाणु कॉर्नर पर है, बी परमाणु बॉडी सेंटर पर है, और सी जो परमाणु है वह फेस सेंटर पर है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो प्रति एकक कोशिका में ए परमाणु की संख्या कितना होगा, तो वो ए परमाणु कोने पर है तो 8 × 1/8 यानी 1 परमाणु। ठीक, टोटल जो कोनों पर का योगदान परमाणु का योगदान 1 होता है, पहले भी देखे हैं। तो यहाँ पर ए परमाणु की संख्या 1 आया। प्रति एकक कोशिका में बी परमाणु की संख्या बॉडी सेंटर पर जो परमाणु रहता है उनका पूरा योगदान होता है। ठीक है, तो लोकेशन 1 है और उनका योगदान जो है 1 पूरा होता है, इसलिए 1 × 1 परमाणु, यानी जो सेंटर पर उपस्थित परमाणु है उनका पूरा योगदान है वह 1 है। अब प्रति एकक कोशिका में सी परमाणु की जो संख्या होगा वह किस तरह से होगा, देखिए प्रति एकक कोशिका में सी परमाणु कहाँ था, तो फलक केंद्र पर, फलक की संख्या 6 होता है, और एक अव्ययी कणों का योगदान फलक केंद्र पर का जो उपस्थित परमाणु होते हैं उनका योगदान एकक कोशिका में 1/2 होता है, इसलिए 6 × 1/2 = 3। तो 3 परमाणु जो होंगे उनके फलक के केंद्र पर होंगे। इस प्रकार से यौगिक का यदि सूत्र की बात करें तो इनका परमाणु जितना संख्या में है वो चीज यहाँ पे लिख देंगे। पर ए परमाणु 1, बी परमाणु भी 1 और सी परमाणु 3 है, इसलिए इसका जो सूत्र होगा ABC3। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है ये बोल रहा है कि एक एफसीसी संरचना वाले मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका वाले हैं। ठीक है, तो मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बात बोल रहा था। एक एफसीसी संरचना वाले धातु की परमाणुक त्रिज्या 500 पिकोमीटर है,
तो एकक कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगी, ठीक है। 500 पिकोमीटर एफसीसी वाले संरचना वाले उसका जो अव्ययी कण उसमें उपस्थित है उनका परमाणुक त्रिज्या दे दिया है 500 पिकोमीटर। तो एकक कोशिका के किनारे वाले की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम निकालें तो एफसीसी की जो संरचना की यदि बात करें तो चूंकि एफसीसी वाले जो होते हैं किसी भी फलक के कोने के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक कोने के अलावा, ठीक है, तो इनके फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जो फलक के केंद्र पर जो उपस्थित है उनका यदि बात करें तो जो फलक केंद्र पर जो उपस्थित है, तो यहाँ पर एक फलक की यदि बात करें तो एक फलक पर के जितना भी परमाणु होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक परमाणु की बात करें, एक फलक की बात, तो एक फलक करके जो उपस्थित जो परमाणु है उनके किसी भी कॉर्नर के अलॉन्ग, ठीक है, किसी भी मतलब यहाँ पे डायगोनल, फेस डायगोनल के अलॉन्ग ये परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर पहले भी ये देख चुके हैं रेडियस ऑफ इसके इज लेंथ के रिलेशन के बीच यहाँ पे देखे थे कि इसके फेस डायगोनल के अलॉन्ग प्रत्येक एटम जो होते हैं दूसरे को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पे लिखे तो यहाँ से इसका लंबाई r के टर्म में 4r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2r, यहाँ पर r, यहाँ पर r, तो 4r हो गया। अब फेस डायगोनल जो इसका एक्चुअल जो यहाँ पर होता है इसकी फेस डायगोनल का जो फार्मूला होता है √2a होता है। तो यहाँ पर 4r = √2a लिखेंगे, r बराबर a/2√2। तो यहाँ पर a = जो a के मान यहाँ से निकल के आएगा a to r हो जाएगा r2√2। तो यहाँ पर r के मान जो दिया है क्वेश्चन में 500, तो 500 × 2 × इतना से यदि हम यहाँ पर √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.414 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो टोटल मान आएगा वह 1414 पिकोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसका मान आ गया, यानी ये इसका इज लेंथ हुआ, ठीक है। तो ये फेस सेंटर के लिए इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, चौथा जो है, कहता है कि केबीआर का घनत्व, मतलब केबीआर जो है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, केबीआर का घनत्व दिया हुआ है 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी एकक कोशिका के किनारे की लंबाई, एकक कोशिका के किनारे की लंबाई मतलब ए बराबर दिया है 654 पिकोमीटर। तो बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि केबीआर की जो संरचना है वह फलक केंद्रित घनीय मतलब घनीय है, मतलब फलक केंद्रित घनीय है, मतलब इस तरह संरचना सिद्ध करना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि केबीआर को मतलब जो घनत्व है वह इतना यदि मान चलते हैं, ये जो है केबीआर का जो मतलब जो संरचना होती है वो मतलब इसका घनत्व इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जो भी मतलब ये मतलब एक ठोस है जिस एकक कोशिका जिनके जो भी एकक कोशिका है तो वो उसकी संरचना फलक केंद्रित सिद्ध करना है। तो देखिए एफसीसी केबीआर जो होती है वो खुद एफसीसी होती है, तो इसका घनत्व इसका दिया है इतना, ठीक है। तो यदि मान के चलते हैं कि यदि इस मान से यदि इसका घनत्व निकालते हैं तो अगर इतना आ जाता है तो कह सकते हैं कि केबीआर की जो संरचना है वो फलक केंद्रित घनीय होगा, ये घनीय केंद्रित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला होती है D बराबर Z × M/Na × AQ। तो ये फॉर्मूला होता है कि घनत्व है तो इसका अव्ययी कणों को उपस्थित उनका जो द्रव्यमान होगा अब बटा आयतन, एक कोशिका जो आयतन होगा। तो देखिए इनका द्रव्यमान निकालने के लिए जो भी अव्ययी कण उसमें उपस्थित है उन कणों का द्रव्यमान किस प्रकार से निकलता है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल करके और जेड से गुना करेंगे तो जो भी उपस्थित टोटल कणों उपस्थित है उनका टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से AQ से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसके घनत्व ये फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, ये फार्मूला घनत्व के लिए होता है। तो यहाँ पर Z के मान फलक केंद्रित यदि होगा तो Z के मान जो है वह 4 होना चाहिए, ठीक है। और M के मान निकालने के लिए देखिए इसका अनुभार मतलब निकालना है, तो M बराबर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करिए, इसका 39 मतलब पोटेशियम के जो होता है 39 होता है और ब्रोमीन के होता है 80, ठीक है। तो ये 39 + 80 करें तो 119 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर Na के मान एवोगाद्रो नंबर का मान यही होता है 1 मोल, ठीक है। तो ये होता है इतना 6.022 10⁻23 पर मोल, ठीक है, ये मोल इनवर्स। तो यहाँ पर A के मान दिया है, गिवन दिया है 654 पिकोमीटर। 654 पिकोमीटर मतलब 654 गुने इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये जो है मीटर में लिखा हुआ है, मीटर में इतना हो जाएगा 10⁻−10 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4
6.54, सॉरी ये है सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, उसी का मान थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया गया है पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे, तो ये सब के मान पुट किए। अब इसके बाद सब जो भी मान आया है सबको इसमें हम रख देंगे। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जेड बराबर इसमें 4 होता है तो 4 रखेंगे। एम के मान आया है 119, 119 और एन का मान इतना होता है। अब ये के मान यही देखिए, ये के मान एक के मान रखे तो क्यू हुआ। इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका क्यू, तो क्यू देखिए यहाँ पे क्यू किया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन होगा तो -24, ठीक है। इसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए अब ये जो होगा ये 10 के पावर -1, ठीक है, इसका भी हम गुना करेंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। और बाकी जो बच गया इस प्रकार से लिख देंगे, इसका क्यू इतना आता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके जो टोटल मान आएगा वह इतना आ जाता है, ठीक है, 2.815। तो ये है इसका डेंसिटी है, ये घनत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या घनत्व निकालते हैं, तो ये निकाल सकते हैं कि इसका जो भी मान जो घनत्व आया वह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अब बोल सकते हैं कि यह मान जो आया है वो दिए गए देखिए मान के बराबर है, यानी यह जो मान है दिए गए मान के बराबर है। अतः केबीआर की जो संरचना होगा एफसीसी ही होगा, ठीक है, क्योंकि यह यहाँ जो भी संरचना ये अलग जो दिया हुआ है इसके बराबर आ रहा है। और केबीआर की जो एक से बराबर एफसीसी संरचना इसका है, इसलिए इतना है, तो इसके लिए अलग से मान निकालने पर भी ये उतना ही आ गया। इसलिए बोल सकते हैं कि केबीआर की जो संरचना है वह एफसीसी है, फलक केंद्रित घनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकाक कोशिका की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, कितना ग्राम NaCl में एकाक कोशिका की संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि NaCl की अनुभार निकालेंगे। तो इसका अनुभार मोलिकुलर मास जो आएगा वही इस प्रकार से आएगा, ठीक है। सोडियम का होता है 23, अब इसका होता है 35.5, क्लोरीन का ऐड करेंगे तो ये 58.5 ग्राम आ गया। तो 58.5 ग्राम इसका मतलब एम बराबर मान आ गया, मतलब मोलिकुलर मास आ गया। अब इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या निकालेंगे, मतलब NaCl के मोलों की संख्या। तो गिवन मास बटा मोलिकुलर मास होता है, तो गिवन मास ये दिया है क्वेश्चन में इतना 58.5, ठीक है। इसका भार दिया है, इसका अनुभार है 58.5 है यार, ठीक है। तो 58.5 तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कहीं 1 मोल आया। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl के सूत्र इकाइयों की संख्या कितना हो सकता है। 1 मोल के बराबर देखिए 1 मोल में इतना होता है 6.23 × 10 के पावर 23। तो ये है इनके सूत्र इकाइयों की संख्या, ठीक है। सूत्र इकाई मतलब होता है मतलब 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl के सूत्र इकाइयों की संख्या जो आया वह इतना आया है, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl के 1 यूनिट सेल में मतलब सूत्र इकाई मतलब उनकी संख्या, कणों की संख्या एक तरह से है। NaCl 1 यूनिट सेल में NaCl के सूत्र इकाइयों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 होता है, ठीक है। तो चूंकि ये जो है NaCl जो होती है ये एक तरह से फलक FCC होती है, इनकी संरचना जो होती है वो FCC, जो आगे हम पढ़ेंगे इनकी संरचना FCC होती है। इसलिए FCC में डालते हैं कि टोटल कणों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसलिए NaCl के 1 यूनिट सेल में ठीक है NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या जो होगा वो 4 होगा। इसलिए एकाक कोशिका की जो संख्या निकालेंगे वो इतना जितना ग्राम दिया है उतना ग्राम में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या, मतलब 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या बाई 1 इकाई सूत्र में NaCl के सूत्र की संख्या, मतलब एकाक कोशिका में जो भी एक इकाई सूत्र में NaCl के सूत्र इकाइयों की संख्या, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एक एकक कोशिका में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की जो संख्या होगा वह 4 होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो इसका मान देखिए ऊपर लिख चुके हैं, क्योंकि इसमें जो इनकी संख्या आया है 58 ग्राम NaCl में, तो 1 मोल देखिए यहाँ पे 1 मोल आया था, तो बोल सकते हैं कि इनकी 1 मोल में सूत्र इकाइयों की संख्या इतना है, इतना ऊपर लिख दिए, ठीक है। और नीचे जो होता है वो 4 इसकी सूत्र इकाइयों की संख्या है एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में 4 है, तो 4 नीचे लिखे, डिवाइड करें तो कुछ इतना आ गया 1.505 × 10 के पावर 23,
यूनिट सेल, मतलब इतना यूनिट सेल आएगा, मतलब बोल सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिका की जो संख्या है वो 1.505 गुने 10 के पावर 23 यूनिट सेल। तो ये इसकी संख्या आया। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, घनीय कोशिका पर जो आधारित है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, देखिए ये जो है ये मतलब कुछ बेसिक है, आपको अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, आपको परीक्षा में इसी प्रकार से पूछेगा एग्जाम में। तो अब हम जो पढ़ेंगे ये जो टॉपिक जहाँ से मतलब एंड हुआ था उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद हम क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, निविड संकुलन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।